मनीष गुप्ता जी, दो बातें हैं। एक तो नेपाल बॉर्डर पर दशकों से ऐसी स्थिति रही, आईवी रिपोर्ट देती रही, चर्चा होती रही कि वहां जनसंख्या का संतुलन गड़बड़ा गया। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और बेतहाशा मस्जिद और मदरसे बन गए। लोग कम, मस्जिद मदरसे ज्यादा। अब देखा गया कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने वो सब उसका सफाई अभियान चला दिया ताकि सीमा खाली रहे, सीमा पर अवैध गतिविधियां नहीं हो। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर वाला रूट चूंकि पाकिस्तान के लिए बंद हो गया, पंजाब वाला रूट बंद है, राजस्थान गुजरात वाला रूट बंद हो गया, वहां सेना का इतना बड़ा जमावड़ा है भारत की, तो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान नेपाल के जरिए घुसपैठ कराने की कोशिश कर सकता है। 35 से 37 आतंकी उसने नेपाल में भेजे हैं इस उद्देश्य से कि वो भारत में आए। इस स्थिति को कितना गंभीर मान रहे हैं आप, और इस स्थिति से निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मनीष जी। अमिताभ सर, देखिए, जब भी कोई अच्छा कंपनी का जो कंट्रोलर होता है, सीईओ होता है, तो वो ये समझता है कि जब मैं किसी एक दिशा में एक एक्शन लूंगा तो उसके जो रिएक्शन है वो कहाँ कहाँ आ सकते हैं। जाहिर है, इस समय सेंटर में नरेंद्र मोदी की सरकार है। जब उन्होंने 370 हटाया तो उन्होंने देखा इस देश में जम्मू कश्मीर से 370 हटाएंगे तो उसके रिएक्शन कहाँ कहाँ आएंगे। अब ये बात हमें तो नहीं पता, आपको जरूर पता होगा पत्रकार होने के नाते, कि देश में उन्होंने कहां कहां क्या व्यवस्थाएं ऐसे की कि उनके रिएक्शन को वहीं दबा दिया जाए। जाहिर है, पाकिस्तान ने तैयारी की होगी कि नेपाल के रास्ते घुसपैठ करें। इस देश में भी अब ऐसी ऐसी टीम है जो ये समझती है कि पाकिस्तान जब बौखलाएगा तो बांग्लादेश के रास्ते पश्चिम बंगाल में भी घुसने की कोशिश करेगा, नेपाल से भी घुसने की कोशिश करेगा। इन सब जगह कंट्रोल करने की जरूरत है। अब संयोग से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है और बंगाल में एंटी बीजेपी सरकार है, तो अब जितना बीजेपी में कंट्रोल करना उतना उन्होंने कंट्रोल कर लिया। उन्होंने कहा भाई ठीक है, यहाँ पे जितनी भी संदिग्ध गतिविधियां हैं उनको रोक दो और जो भी घुसने का प्रयास करे उसको नमस्ते कर दो। तो मैं समझता हूं ये अब वो अलर्ट स्थिति है जहां सरकार पहले से अलर्ट है। घुसपैठ हो उससे पहले ही सिपाही, सेना, आर्मी और मिलिट्री के लोग उनका स्वागत करते मिले। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि योगी सरकार इस काम को बिल्कुल मुस्तैदी के साथ कर रही है और प्रीपोन कर लिया प्लान को। ऐसा नहीं कि जब घुसपैठ होगी तब देखेंगे, नहीं, पहले से तैयारी चालू है। और सच्चाई तो ये है कि जब छत पे पहुंचना होता है ना, सीढ़ियां बननी शुरू हो जाती है। तो ये जो सीढ़ियां हैं, ये जो स्लीपर सेल के लोग घुस रहे हैं, उनको हटाने का जो काम शुरू हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा रिजल्ट देगा जिसका महसूस हमें 5 से 10 साल में होगा। जी ठीक बात है जी। अशोक यादव जी, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त ऐसी सूचना हम लोग पास आई थी कि आईबी ने एक रिपोर्ट दी है कि नेपाल बॉर्डर को लेकर, और उसने कहा है कि वहाँ डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, और वहाँ पेट्रो डॉलर आ रहा है और उसके जरिए अवैध रूप से मस्जिदें और मदरसे बेइंतहा उग आए हैं, बने नहीं उग आए हैं, ऐसी स्थिति पैदा हो गई। और उस वक्त इस बात पर जोर दिया गया कि ये भारत की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जाके ये दृश्य हुआ है कि महाराजगंज से लेके और लखीमपुर खीरी तक क्लीन करो सीमा। अशोक जी। देखिए अमिताभ जी, आपने पूर्व सरकारों की बात की, मनमोहन सिंह जी की सरकार की बात की है। इसके पहले जितनी भी सरकारें आजादी के बाद से देश में आई हैं, किसी ऐसी सरकार को आप नहीं चिन्हित कर पाएंगे
जो सरकार अपने रिजीम में हुई किसी भी आतंकी घटना की जिम्मेदारी लेने से बचती हो, और जिम्मेदारी तो छोड़ दीजिए, वो उस आतंकी घटना का इस्तेमाल सत्ता हासिल करने में करती हो। ये तमगा और ये रिकॉर्ड सिर्फ मोदी सरकार के पास है कि किसी भी आतंकी घटना, चाहे आप 14 फरवरी 2019 में जो पुलवामा घटना हुआ, चाहे 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम अटैक हुआ, इन सारी घटनाओं का जिम्मेदारी लेना चाहिए सरकार को और बताना चाहिए कि हमारी गलती से हुआ, ऐसा नहीं होगा, हम फुल प्रूफ प्लान बनाएंगे। लेकिन ये सरकार उन आतंकवादी घटनाओं का इस्तेमाल बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से सत्ता हासिल करने में करती है। और विपक्ष तो हमेशा, चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो विपक्ष उस समय था या आज की सरकार में जो विपक्ष आज है, किसी विपक्ष ने कभी भी, अमिताभ जी, ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान या चाइना या कोई भी आतंकी घटना को जो अंजाम हमारे देश में देने की कोशिश कर रहा है उस पर कार्रवाई न करिए। पूरा विपक्ष हमेशा से, हमारे देश का कल्चर रहा है कि हमेशा से सरकार के साथ खड़ा रहा है, सेना के साथ खड़ा रहा है, और सरकार की जिम्मेदारी जो नैतिक जिम्मेदारी है अशोक जी, वो जिम्मेदारियों से सरकार। जी अशोक जी, एक सप्लीमेंट था बड़ा मासूम सा। आप लोग कहते हो कि हम गंगा जल देखो, तुलसी का पत्ता हाथ में रख के सरकार के साथ खड़े, अब हमसे ना कुछ कहना क्या, और दूसरे क्षण ऐसा सवाल खड़ा कर देते हो, बोले इधर उधर की बात ना करो, ये बताओ फाइटर जेट कितने भारत के मरे, ये नष्ट हुए, ये सवाल आज पूछने का है। लेकिन आपका जोर इसी पर है। भारत सरकार बार बार कह रही कोई मध्यस्थ नहीं, और आप हर बार उतनी ऊंची आवाज में कह रहे हो अरे मध्यस्थ कैसे नहीं है, ट्रंप कह रहे हैं क्या। और फिर तीसरी बात कोई पूछे तो आप कहते हम सरकार के साथ हैं, हम इधर उधर नहीं है, पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। तो ऐसा साथ होना तो बड़ा मामला गंभीर हो जाएगा। नहीं, अगर ये साथ होना है तो खिलाफत क्या है फिर अशोक भाई? ये कम से कम साथ होना तो नहीं कहा जाएगा। साथ होना वो है जो थरूर कर रहे हैं, जो ओवैसी कह रहे हैं, या जो सलमान खुर्शीद कह रहे हैं। सलमान खुर्शीद इंडिया अलायंस के नेता है, थरूर इंडिया अलायंस के नेता है। उन्होंने कहा इस सीज फायर में कोई मध्यस्थ नहीं था, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, भारत ने उसकी सीज फायर को अनुमति दी। लेकिन यह बात कांग्रेस और सपा तो नहीं मान रही उनकी। वो तो करे नहीं, हमारे पास पक्की जानकारी है, और फिर आप लोग कहते हो कि हम साथ हैं सरकार के। अशोक भाई, ये थोड़ी सी उलटवासी है। जी जी, देखिए अमिताभ जी, आपने जो सवाल किया मध्यस्थता को लेकर के, अभी कल की घटना है, आपने देखा होगा ओवल ऑफिस में ट्रंप के सामने एक छोटा सा देश दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जी किस तरह से ट्रंप की आंखों में आंखें डाल करके उनसे अपनी बात किए, उनकी बातों का विरोध किए। लेकिन हमारे देश में, इतना शक्तिशाली देश हमारा, इतना बड़ा लोकतंत्र हमारे देश का, इतने बड़े प्रधानमंत्री 56 इंच वाले भी बनते हैं, लेकिन ट्रंप की बातों का उनकी ऑफिस में जाकर नहीं खंडन करना था। ओवल ऑफिस में ना, वो तो खंडन करना था जब 22 मिनट का भाषण उन्होंने दिया, या उसके बाद भी किसी भी समय प्रेस में बोल देते, ट्वीट कर देते कि ट्रंप की किसी बात का, मध्यस्थता से संबंधित बात का भारत सरकार से कोई मतलब नहीं। ये बात किसके माध्यम से आनी चाहिए थी? ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आनी चाहिए थी। लेकिन अच्छा अशोक जी, अगर ये बात विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय के उससे आए तो नहीं मानी जाएगी, तब नहीं मानी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है अमिताभ जी। देखिए, ट्रंप के दोस्त कौन है? विदेश मंत्रालय तो दोस्त है ना। ये बच्चों वाली बात नहीं ना महाराज, के दोस्त कौन, ये चुटकुला हो जाएगा। मैं पूछ रहा हूं क्या भारत सरकार कोई बयान जारी करती है वो अमान्य है? वो अमान्य है? अमान्य नहीं है, अमान्य नहीं है। भारत का रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री कोई बात बोलता है वो अमान्य है? भारत का रक्षा मंत्री कोई बात बोलता है अमान्य है? अमिताभ जी, एक बात देखिए, ट्रंप अगर आएंगे हिंदुस्तान में तो उनका स्वागत करने कौन जाएगा? विदेश मंत्री जाएंगे, रक्षा मंत्री जाएंगे, गृह मंत्री जाएंगे। एक राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत करने के लिए कौन जाता है? दूसरा राष्ट्राध्यक्ष जाता है। और एक राष्ट्राध्यक्ष अगर वहां पर अमेरिका में बैठ करके भारत के संप्रभुता पर अटैक कर रहा है तो दूसरे राष्ट्राध्यक्ष का फर्ज बनता है कि उनकी आंखों में आंखें डाल करके उसका विरोध करते। बाकी तो विदेश मंत्रालय और विदेश सचिव सब खंडन कर ही रहे हैं, उसमें ठीक है, मैं समझ गया। ठीक अशोक जी, अभी रुकना होगा। ओपी सागर साहब हमारे साथ जुड़ गए, ओपी सागर साहब का भी स्वागत है। लेकिन मैं समझ गया, समाजवादी पार्टी ने ये घोषणा कर दी है कि आगे से हम केवल मोदी की बात
पर गौर फरमाएंगे, बाकी किसी की नहीं सुनेंगे सरकार में, हम मान लेंगे सब बेकार है। चलो यही ठीक, चलो यही ठीक भाई, ठीक है। हालांकि चाहे पार्टी हो चाहे सरकार, राजेंद्र चौधरी की बात भी पार्टी की बात मानी जाती है ना सपा में, जब वो विज्ञप्ति जारी करते हैं तब कोई ये नहीं कहता कि नहीं नहीं अखिलेश जी से दस्तखत कराओ तो मानेंगे, नहीं ना। रामगोपाल यादव की भी बात मानी जाती है, नहीं, जब वो चिट्ठी जारी करते हैं तो कोई नहीं कहता अखिलेश जी से दस्तखत कराओ तो मानेंगे। व्यवस्था को उसकी मर्यादा के साथ स्वीकार करना चाहिए। और ओपी सागर साहब जुड़ गए हैं, इनसे प्रश्न लूंगा, लेकिन सरकार का संचालन जो लोग जानते हैं उनमें ओपी सागर भी हैं, भाई प्रशासनिक अधिकारी रहे। अशोक जी, आईपीएस लोगों के, आईएएस लोगों के ट्रांसफर होते हैं ना, उस ऑर्डर पे दस्तखत कौन करता है? कभी मुख्यमंत्री के दस्तखत से आदेश जारी हुआ क्या? नहीं ना। डीजीपी के चयन पर भी मुख्यमंत्री के दस्तखत से आदेश जारी नहीं होता, कभी हुआ क्या? हुआ तो हमको दिखा दो। ओपी सागर जी गलत तो नहीं कह रहा? नहीं अमिताभ जी बिल्कुल नहीं, भाई उनके सेक्रेटरी हैं, वही साइन। कौन दस्तखत करता है? कैबिनेट सेक्रेटरी पर दस्तखत कौन करता है? चीफ सेक्रेटरी पर कौन करता है? डीजीपी पर कौन करता है? ये बड़ी बात है। ओपी सागर साहब, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि खबरें आ रही हैं कि नेपाल सीमा से पाकिस्तान आतंकियों को भारत में घुसाने की कोशिश कर रहा है, कोशिश कर सकता है, उसके चलते अचानक से चौकसी बढ़ी है, गतिविधियां बढ़ी हैं। आप उन इलाकों में भी रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इस परिस्थिति को? अमिताभ जी देखिए, मैं पीलीभीत में पोस्टेड रहा हूँ 4 साल, फिर उसके बाद मैं ना बहराइच एसपी था, तो जाहिर सी बात है दोनों बहुत ही वल्नरेबल हैं, संवेदनशील जगह हैं। और यहाँ पर मैंने खुद ही देखा है बॉर्डर्स पे, देखिए पोरस बॉर्डर है, एक तरफ से आना जाना सब तरफ खुला हुआ है, तो वो ऐसे में कोई भी आ सकता है और बड़ी दिक्कत होती है। हमारा एक आध थाना होता है बॉर्डर पे, अब वो एक थाने से पूरा इलाका कवर नहीं हो सकता। ये अच्छा है कि एसएसबी लग गई, जब से सीमा सुरक्षा बल लगी है तब से उन्होंने जगह जगह चौकी लगाई है, लेकिन एक चौकी भी एक दूसरी चौकी से 1.5 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर, इतने बड़े एरिया को पेट्रोलिंग से वो कोशिश करते हैं कवर करने की, लेकिन इसके बावजूद भी पोरस बॉर्डर है। और फिर ये नो मैंस लैंड, ये बहुत बड़ी विकट समस्या है। नो मैंस लैंड न हमारा है न उनका है, लेकिन है साहब तो इन्हीं बदमाशों का, जो वहां पर छिप कर रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी बना लिए हैं, कुछ तो पक्के मकान भी बना लिए। तो इसलिए वहां पर अब नो मैंस लैंड में जल्दी जो है कोई भी कार्रवाई नहीं होती। हम उत्तर प्रदेश वाले जो है या भारतवर्ष वाले अपनी सीमाओं में करते हैं, बिहार में भी सीमा लगती है, सिक्किम में भी लगती है, उधर भी, लेकिन हमारा ये है कि हम अपने इलाके में एक्शन लेते हैं। पार में अब नेपाल जो है कितना एक्शन लेता है वो कभी वैसे बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़ा। नेपाल कभी कभी जो है जब उनका कोई इंटरेस्ट क्लैश होता है तब तो वो थोड़ा बहुत लेते हैं, अदरवाइज वहां पर मदरसे खुल जाएं, वहां पर कॉलेज खुल जाए, स्कूल खुल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी दशा में फिर कोई ना कोई तो करेगा, और फिर यही है हमारे ऐसे क्रिमिनल्स भाग के चले जाते हैं। हमने कई ऑपरेशन किए हैं, नेपाल में जाके फिर पकड़ के रहे। नेपाल में जाओ तो अपने असला सब रख के जाओ, उनके अधिकारियों से जाके चिरौरी करो, तब कहीं जाके वो उनकी मर्जी है दे दे अपराधी, वो कहते हैं नहीं तुम अपराधियों को ले जाके मार दोगे। अरे भाई पहले तो हम जिस पर्पज से गए हम उन्हें लाके पूछेंगे, लंबी चौड़ी पूछताछ होगी उनसे, क्योंकि हम किसी मकसद से गए, उनसे किसी क्राइम को डिटेक्ट कराना है, उनसे किसी मर्डर को खुलवाना है, तो ये सब चीजें, लेकिन अमूमन होता नहीं है। तो ये है कि फिर दिल करना पड़ता है, वो चाहे कुछ हो, रात का अंधेरा हो, कुछ भी हो, फिर चाहे दोपहर का हो, जिस समय हम ऑपरेशन कर सकते हैं करते हैं। और अच्छा ही है जो इस समय कर रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, मैं भी देख रहा था, तो अच्छी बात है। अवैध अतिक्रमण चाहे वो देश में हो, देश के बाहर नो मैंस लैंड में हो, दिक्कत थोड़ी है, होना चाहिए वहां पे जो है, और मैं समझता हूँ ठीक ही बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। सबका राजा आर प्योर मसाला।
दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।